गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आज हम लोग कैटालिसिस के बारे में बात करेंगे, उत्प्रेरण की बात करेंगे कि उत्प्रेरण क्या है, कैटालिसिस क्या है। देखिएगा, कैटालिसिस अगर बात करें, उत्प्रेरण की बात करें और कोई रिएक्शन ए से बी हो रहा है, निश्चित है रिएक्शन ए से बी होगा। इसको थोड़ा और हम डिवाइड करें, ए प्लस बी रिएक्शन करके बना रहा है बी। कोई ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। आप पढ़ चुके हैं कि जो तीर के इस बगल रहता है उसे बोलते हैं अभिकारक, तीर के इस बगल को बोलते हैं उत्पाद। देखिए, ए और सी आपस में रिएक्शन करके बी बनाता है, यानी कि कोई ए और सी आपस में अभिक्रिया करके बी बनाता है। लेकिन एक बात करें, हम ए और सी के दर को बढ़ा दें, अभिक्रिया करने की दर को बढ़ा दें जिससे उत्पाद की अधिक से अधिक निर्माण हो, तो जो दर बढ़ाए कुछ ऐसा, कुछ बाह्य पदार्थ डाल दें रिएक्शन में, कुछ ऐसे बाह्य पदार्थ डाल दें जिससे क्या हो जाए, अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया जो है तेज हो जाए, उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। मान लीजिए कोई आप पदार्थ डी डाल दिए, पदार्थ डी डालने के बाद देखिएगा, पदार्थ डी डालने के बाद पदार्थ बी का निर्माण तीव्र गति से होने लगे। किस गति से? तीव्र गति से होने लगे तो डी को बोलेंगे उत्प्रेरक। और देखिए, डी क्या हो, स्वयं में अभिक्रिया में भाग न ले, स्वयं अभिक्रिया में भाग न ले, स्वयं अभिक्रिया में भाग न ले, यानी कि ए और सी आपस में रिएक्शन करके बी बनाते हो, ए और सी क्या बनाते हो, आपस में अभिक्रिया करके बी बनाते हो। लेकिन डी को अगर हमने डाल दिया तो बी बनने की तीव्र गति से बी बनने लगा, यानी कि बी बनने की गति क्या हो जाए, बढ़ गई। तो डी को क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक बोलेंगे। और उत्प्रेरक स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो अगर हम कह सकते हैं, उत्प्रेरक की परिभाषा दें, वह बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करे देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। यहाँ देखिएगा, ए क्या है, ए और सी आपस में अभिक्रिया है, अभिकारक है, रिएक्शन करके बी बनाते हैं। लेकिन यहाँ डी क्या कर रहा है, एक ऐसा बाह्य पदार्थ है जो हम इस रिएक्शन के दर को परिवर्तित कर देता है, घटा दे सकता है, बढ़ा सकता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग उत्प्रेरक। समझ में आ रहा है? उत्प्रेरक शब्द की खोज वर्जिलियस ने 1825 ईस्वी में किया था। यानी कह दें कि उत्प्रेरक की खोज करता कौन है, वर्जिलियस हैं। उत्प्रेरक की खोज करता, उत्प्रेरक की खोज करता कौन है, वर्जिलियस हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखिए इस रिएक्शन में कुछ एग्जाम्पल है, ये पोटेशियम क्लोरेट है। रिएक्शन अगर MnO2 डाल दें तो रिएक्शन क्या होगी, तीव्र गति से होने लगेगी। तो इस रिएक्शन में MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड क्या है, एक उत्प्रेरक है। क्या है, एक उत्प्रेरक है। ध्यान दीजिएगा। वही बात करें यहाँ CaCl2 की, तो इस रिएक्शन में CaCl2 क्या है, एक उत्प्रेरक है, एक उत्प्रेरक है। क्लियर हो रहा है? एक उत्प्रेरक है कौन, CaCl2। यहाँ CaCl2 एक उत्प्रेरक है, वहाँ यहाँ MnO2 एक उत्प्रेरक है। तो देखिए कि उत्प्रेरक क्या आता है, वह बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है।
इसका जस्ट एग्जाम्पल क्या है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ MnO2 लगा दें तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए MnO2 क्या है, एक प्रेरक है, और CaCl2 भी यहाँ इस रिएक्शन में एक उत्प्रेरक है। और बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज कर दी। इसका मतलब उत्प्रेरक क्या स्वयं किसी भी रिएक्शन में, किसी भी उत्पाद बनने में भाग तो लेता नहीं है, लेकिन उसके रेट को बढ़ा देता है, उस रिएक्शन होने की रेट को बढ़ा देता है, उसी को कहते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं उसको, उत्प्रेरक बोलते हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर बात करें उत्प्रेरक के लक्षण के बारे में, उत्प्रेरक के लक्षण के बारे में बात करें कि उत्प्रेरक का क्या लक्षण रहता है। देखिए उत्प्रेरक आपको बता दें, उत्प्रेरक जो है कि वो जो है कि अपने रिएक्शन के अंत में कुछ भी खर्च नहीं होता। रिएक्शन जितने ग्राम लीजिएगा, जितने उत्प्रेरक जितने ग्राम लीजिएगा उतने ही रहेगा रिएक्शन के बाद भी। यानी कि उत्प्रेरक का रिएक्शन में कोई प्रभाव नहीं, मतलब उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता है। जितने ग्राम लीजिए, यानी कि हम कहें कि उत्प्रेरक भार तथा रासायनिक संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कि उत्प्रेरक रिएक्शन होने तक और रिएक्शन होने के बाद भी अपने में थोड़ा भी कोई अंतर नहीं लाते हैं। जितना भी ग्राम आप रिएक्शन लेने से पहले उत्प्रेरक को लिए रहेंगे उतने ही भार रिएक्शन होने के बाद भी रहेगा। तो कह दें कि उत्प्रेरक भार तथा रासायनिक संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है। अगर हम वही बात करें कि उत्प्रेरक आप थोड़ा सा मात्रा ले लीजिए। उत्प्रेरक क्या है, अगर हम बात करें कि उत्प्रेरक थोड़ी सी मात्रा, अल्प मात्रा ही उस रिएक्शन होने के लिए क्या है, काफ़ी है। उत्प्रेरण की अल्प मात्रा ही उस अभिक्रिया को संपन्न होने में ही काफ़ी है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट उत्प्रेरक भार तथा रासायनिक संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। दूसरा हो जाएगा आपका कि उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अधिकांश अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती हैं। अगर तीसरी की बात करें कि उत्प्रेरक देखिए कभी भी रिएक्शन को प्रारंभ नहीं करता है। उत्प्रेरक ऐसा नहीं है कि रिएक्शन को प्रारंभ कर दे, ठीक है। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। ये मन में नहीं रखिएगा कि हमने उत्प्रेरक डाल दे और रिएक्शन को प्रारंभ कर दे। कभी भी उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। अगर हम उत्प्रेरक की चौथा लक्षण देखें तो हर एक उत्प्रेरक की एक विशिष्ट प्रकृति होती है। हर एक उत्प्रेरक की क्या होती है, स्पेसिफिक प्रकृति होती है। उत्प्रेरक समानता विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। और पांचवा देखें, उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है। क्या करता है, संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है। संकीर्ण ऊर्जा इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि अगर साइकिल आप चला रहे हैं, शुरुआत पैडल मार रहे हैं चढ़ के, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो यानी कि उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। एक्टिवेट किसी चीज़ को कर देंगे तो एनर्जी क्या होगी, वो काम जल्दी होने लगेगा। तो ऐसे रिएक्शन में हर एक पदार्थ की, हर एक अभिक्रियारक की एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। उस एनर्जी को देने के बाद ही रिएक्शन संपन्न होती है। तो अगर उत्प्रेरक क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। ठीक, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर हम बात करें उत्प्रेरक की प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, बात करें टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, तो उत्प्रेरक जनरली अगर देखें तो दो प्रकार का होता है। एक समांगी उत्प्रेरण और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी को कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, और विषमांगी को कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। यानी कि अगर होमो की बात करें कि कैटालिसिस उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक होमोजीनियस, यानी कि जिसमें समान लेयर दिखा, होमो माने समान और जीनियस माने लेयर, जिसमें समान लेयर दिखाई दे उसे होमोजीनियस। हेट्रो माने
असमान लेयर दिखाई दे उसे हेट्रोजीनियस। देखेंगे अगर हम यहाँ बात करें, एक रिएक्शन है A+B+C और D, यहाँ क्या है, कैटालिसिस है। इस रिएक्शन में देखें, अगर सपोज कीजिए ये जिस फेज में ले रहे हैं, मान लीजिए ये सॉलिड में ले रहे हैं, इसको सॉलिड में ले रहे हैं तो इसको भी सॉलिड, और आपका कैटालिसिस भी क्या हो, सॉलिड हो, यानी कि एक ही फेज में हो। अभिकारक ये आपका क्या है, अभिकारक। जब अभिकारक और उत्प्रेरक, यह क्या है, उत्प्रेरक कैटालिसिस, दोनों का फेज एक ही हो, यानी कि हम फेज की बात करें तो सॉलिड होगा, गैस होगा और लिक्विड होगा। अगर सॉलिड है तो सॉलिड सॉलिड है, यानी कि अब अगर हम बात करें कि इधर लिख दें उत्प्रेरक और इधर लिख दें अभिकारक, देखेंगे इधर क्या लिख दें, उत्प्रेरक, और एक तरफ लिख दें कैटालिसिस। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखेंगे इसको इधर लिखते हैं। एक तरफ अगर आप कैटालिसिस लिख दें, कैटालिसिस में उत्प्रेरक, और एक तरफ आप अभिकारक लिख दें, क्या लिख दें, अभिकारक लिख दें। अगर मान लीजिए कैटालिसिस सॉलिड फेज में हो, अभिकारक भी किस फेज में हो, सॉलिड में हो, ये भी सॉलिड हो, ये भी सॉलिड हो, ये लिक्विड हो तो ये भी लिक्विड हो, और ये आपका गैस हो तो भी ये भी गैस हो। अगर दोनों फेज एक समान दिखाई दे रहे हो, अभिकारक भी, यहाँ देखिए अभिकारक भी सॉलिड में हो और डी भी सॉलिड में है, तो ऐसे उत्प्रेरकों को क्या बोलते हैं हम लोग, समांगी उत्प्रेरक। तो यानी कि दोनों फेज समान हो तो उसे बोलते हैं हम लोग समांगी उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ देखिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक व अभिकारक समान प्रवास्ता में होते हैं उन्हें समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। यानी कि ए भी सॉलिड में हो, बी भी सॉलिड हो और डी भी सॉलिड हो, तो ऐसे उत्प्रेरण को बोलते हैं हम लोग समांगी उत्प्रेरण। या ये भी गैस में हो, ये भी गैस में हो तो ये भी गैस में हो, यानी कि अभिकारक भी गैस हो और उत्प्रेरक भी गैस हो, उस कंडीशन में क्या बोलेगा, समांगी उत्प्रेरण। देखिएगा यहाँ एग्जाम्पल, एक सल्फर डाइऑक्साइड है, किसमें है, गैस फार्म में है, और प्लस O2 से रिएक्शन कर रहा है, वो भी गैस फार्म में। यहाँ आपको NaO भी गैस फार्म में है, क्या है, ये भी गैस फार्म में, और क्या है, उत्प्रेरक है। जब ये भी उत्प्रेरक गैस फार्म में है, ये भी जो अभिकारक है दोनों, ये भी गैस फार्म में है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, समांगी उत्प्रेरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक व अभिकारक समान प्रवास्ता में होते हों, समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। ये तो हो गया आपका समांगी उत्प्रेरण। लेकिन यहाँ बात करते हैं हम लोग विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी माने जिसका असमान लेयर हो, क्या हो, असमान लेयर हो। ये देखिएगा सब विषमांगी। और मान लीजिए ए हो, ये बी हो और ये सी, और यहाँ डी क्या है, एक कैटालिसिस है। देखिएगा डी क्या हो, एक कैटालिसिस हो। जब डी कैटालिसिस होगा तो अगर ये सॉलिड फार्म में हो और ये सॉलिड फार्म में हो तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे फार्म में, गैस फार्म में आ जाए। किस फार्म में हो जाए, गैस फार्म में हो जाए। यानी कि अभिकारक का जो फेज और उत्प्रेरक का फेज अलग अलग हो, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग विषमांगी उत्प्रेरण। देखिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न प्रवस्थाओं में हो तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कि उत्प्रेरक और अभिकारक क्या हो, भिन्न भिन्न फेज में हो। यहाँ देखिएगा N2 गैस में है और 3H2 गैस में है, लेकिन यहाँ Fe क्या है, Fe आपका सॉलिड फार्म में है। किस फार्म में, सॉलिड फार्म में। तो उत्प्रेरक सॉलिड फार्म में है और अभिकारक क्या है, गैस फार्म में है। तो ये कौन सा उत्प्रेरण कहलाएगा, विषमांगी। और इसको हाइबर विधि से, इसी को कहते हैं हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण। हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण। तो उसमें सॉलिड फार्म में Fe डालते हैं तो क्या करता है वो होमो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे और देखें उत्प्रेरक की प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस क्रियाविधि के आधार पे तो 4 प्रकार का होता है। एक धनात्मक उत्प्रेरण पॉजिटिव कैटालिसिस, एक ऋणात्मक उत्प्रेरण नेगेटिव कैटालिसिस, और एक आपका होता है ऑटो कैटालिसिस उत्प्रेरण, और एक होता है इंड्यूस कैटालिसिस।
एक होता है आपका इंड्यूस कैटालिसिस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण, इंड्यूस कैटालिसिस, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। यहाँ देखेंगे अगर ये 4 प्रकार का होता है, क्रियाविधि के आधार पे उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के होता है। धनात्मक पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होता है? किसी पदार्थ की उपस्थिति से यदि रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाए, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाए? बढ़ जाए। जब रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरण, पॉजिटिव रेज। जैसे यहाँ देखिएगा पोटेशियम क्लोराइड है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के उपस्थिति में क्या हो जाता है? रिएक्शन की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं, ऐसे उत्प्रेरक को बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। वहीं ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करें, नेगेटिव कैटालिसिस की बात करें, किसी पदार्थ की उपस्थिति से यदि रासायनिक अभिक्रिया की दर घट जाए उसे बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। और ऋणात्मक उत्प्रेरण में देखिएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड O2 के रिएक्शन, O2 से रिएक्शन करे और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में रिएक्शन क्या हो जाती है? मंद पड़ जाती है। ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटालिसिस या ऋणात्मक उत्प्रेरण। अगर हम वही बात करें कि स्व उत्प्रेरण ऑटो कैटालिसिस में कि कोई मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है A+B और रिएक्शन C हो गया, प्रोडक्ट C हो जाए और C ही स्वयं क्या हो जाए? उत्प्रेरक का काम करे, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं स्व उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं? ऑटो कैटालिसिस, यानी कि उसका उत्पाद ही क्या हो जाए? रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, उसे बोलते हैं हम लोग ऑटो कैटालिसिस, स्वयं उत्प्रेरण। वहीं प्रेरित की बात करें कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है, जब किसी एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है, उसे बोलते हैं हम लोग प्रेरित इंड्यूस कैटालिसिस। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगला लेके चलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, धन्यवाद।